प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा एवं अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस में से एक पॉइंट जो सिलेबस में मेंशन है, दैट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। यानी कि जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है साहब, वो हेडिंग में ही मैंने लिखा है। जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मैंने स्वयं इस पे नोट्स बनाए थे। यह है मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण, शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। तो यह सिलेबस है और मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक जरूर देखें। लास्ट ईयर यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, जो यहाँ से क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था 2021 के लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम में कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो वैल्यूअर, जो यहाँ पे लिखा है VALERE, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, डायरेक्ट मेरे नोट्स के पहले ही पेज से आ गया था। यानी कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन इस लेक्चर में आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, सुने, समझें। आगे बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी मूल्यों के बारे में, कौन से, जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा है, ठीक है। ऐसी बहुत से जो हमारे उसकी परिभाषाएं हैं, CV गुड साहब की क्या डेफिनेशन है, अभी हम आगे उसको पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें और पूरे वीडियो को जरूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और अपनी जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें नियमितता रखें, डेली आप पढ़ें तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। यदि आपको अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपका एक लाइक भी जरूर बनता है। तो साहब आइए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मूल्य का अर्थ। तो मूल्य शब्द अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैलियर या वैलेर शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ किसी वस्तु की कीमत अथवा उपयोगिता से लगाया जाता है या कभी महत्व भी कहा जाता है। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था उसमें था कि मूल्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो ये देखिए, एक तो यही स्पेलिंग थी VALERE, एक था VALUERE। तो इतना वो कंफ्यूजन करता है, तो स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, VALERE। एक ऑप्शन ये भी था साहब VALUERE। जब आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया, तो किससे हुई है, वैलेट। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आगे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, देखिएगा सर, आगे हम देखें। देखिए मूल्य का अर्थ वह मान या मानक है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी सूक्ष्म सत्ता, जैसे भाव, विचार आदि के गुण, योग्यता व महत्व को आंकते हैं। यानी कि वैल्यू ऐसी, मतलब एक आपका ऐसा मानदंड है, वैल्यू या ऐसा मानक है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो या किसी सूक्ष्म सत्ता, जैसे भाव, विचार आदि के गुण, उसके गुण को, उसके योग्यता और महत्व को आंकते हैं, ठीक है। वो वैल्यू मीन्स हमारे अंदर क्या क्या वैल्यू है, ईमानदारी है, सच्चाई है, सत्यता है, ये सभी इसमें आप समझते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मूल्य की परिभाषाएं, ये नॉर्मल सा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिभाषाएं आप जरूर ध्यान में रखें। तो साहब सबसे पहले आती है मैनी के अनुसार। मैनी इन्होंने क्या कहा है मूल्य के बारे में। इन्होंने कहा देश काल परिस्थिति के संदर्भ में जन सामान्य मान्यता ही मूल्य बन जाती हैं। यानी कि जो समाज में जो मान्यताएं होती हैं, कैसे नियम हैं समाज के, समाज में कैसा आचरण करना है, उन चीजों को एक्सेप्ट करना ही मूल्य बन जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे, मूल्य अभिवृत्तियां एवं आदर्श हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। यानी कि मूल्य वे चीजें हैं जिनसे हमारा व्यवहार झलकता है, ठीक है। यानी कि समाज के नियम कहें, इससे हमको ये समझ में आया इनकी डेफिनेशन से। लेकिन आपको डेफिनेशन के पॉइंट याद रखने हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं आपके, इससे स्टार्टिंग में यही पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा कि देश काल परिस्थिति के संदर्भ में जन सामान्य मान्यताएं ही मूल्य बन जाती हैं, यह किसका कथन है। देखिए डेफिनेशन से तोड़ के जो है आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, यह मेरा एक्सपीरियंस है। पूरी इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, इसी के बीच में से स्टेटमेंट पूछ लेगा, यह किसका कथन है, समझ रहे हैं। दूसरा देखिएगा साहब, नंबर 2, जोन्स के अनुसार ये क्या कहते हैं,
यह कहते हैं मूल्य वह प्रेरणा है जो व्यक्ति के प्रयासों को संतुष्ट करती है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इसका कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और पूछी जाने वाली डेफिनेशन ये है आलपोर्ट साहब की, जो आप ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, आलपोर्ट। तो आलपोर्ट साहब ने मूल्य के बारे में क्या कहा, ये कहते हैं मूल्य एक मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। यानी कि मानव का एक विश्वास है, अब जिसके आधार पर, यानी कि उसी के आधार पर मनुष्य वरीयता यानी कि सीनियरिटी रखते हुए, यानी कि उसके अनुसार प्रदान करते हुए कार्य करता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसे सच्चा बोलना एक मूल्य हो गया, वैल्यू होगी, तो मनुष्य उसी के अनुसार कार्य करेगा। दूसरा ईमानदारी, ये अपने आप में एक मूल्य है। कर्तव्य निष्ठता, अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहना, ये अपने आप में क्या है, मूल्य है। तो मानव विश्वास है, ठीक है। डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा साहब। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए सर, सीवी गुड साहब के अनुसार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहते हैं मूल्य वह चारित्रिक विशेषता है जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य बोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे कहते हैं लगभग सभी विचार मूल्यों के अभिष्ट चरित्र को स्वीकार करते हैं। आपका कुछ काम नहीं है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आप ध्यान में रखें। ये तो मैंने जब स्वयं नोट्स बनाए थे तो मुझे कम से कम इसके नोट्स बनाने में 7-8 दिन का समय लगा होगा, क्योंकि तो सेल्फ स्टडी के बेस पे थे, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन किया, बहुत जगह से मैटर तो उस तरीके से तैयार करा था। देखिए आप ना, लेकिन क्वेश्चन फ्रंट से ही आ गया था, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो स्टार्टिंग से हमारे एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आप पूरा डिटेल जरूर देखें। आगे देखिए साहब, जैक आर फ्रैंकल के अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं, मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के मापदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ वो जीते हैं, जिन्हें वे कायम रखते हैं। यानी क्या है मूल्य, आप समझिए जरा, आचार हमारा कैसा आचरण हो, सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब केवल यहाँ पे ब्यूटी से नहीं है, सौंदर्य मतलब जैसे कलात्मक सौंदर्य, ठीक है, कला के क्षेत्र में जो सौंदर्य है, जैसे किसी को बहुत अच्छा ढोलक बजाना आता है, ठीक है, तो जैसे किसी का संगीत में बहुत अच्छा कोई संगीत गाते हैं, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंटल है कोई, बहुत अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये भी मूल्य है। यानी कि इनको हम बोलेंगे सांस्कृतिक मूल्य, ये अभी सब आगे आएंगे। तो इन्हें कहा मूल्य ऐसे हैं जिसके आचार्य, सौंदर्य, कुशलता या महत्व के मापदंड है, ठीक है, इसके आधार पर हम इनका वैल्यू के बेस पर हम इन चीजों को माप सकते हैं। अब देखिए साहब आगे, नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या कहा है, जेम्स पी सेवर तथा विलियम स्ट्रॉन्ग के अनुसार, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा इतना बड़ी डेफिनेशन नहीं आएगी, इसके बीच में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है उठा के। इन्होंने क्या कहा, मूल्य महत्व के बारे में निर्णय के मानदंड व नियम है। ये वे मानदंड हैं जिनसे हम चीजों यानी कि लोगों, वस्तुओं, विचारों, क्रियाओं तथा परिस्थितियों के अच्छा, महत्वपूर्ण व वांछनीय होने अथवा खराब, महत्वहीन व तिरस्करणीय के बारे में निर्णय करते हैं। देखिए दोबारा पढ़ के आप जरूर समझें, मूल्य महत्व के बारे में यानी कि इंपोर्टेंस के बारे में कुछ मानदंड व नियम है कहा, और ये वे कुछ ऐसे मानदंड हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में हम चीजों, जैसे कोई लोग हैं वो अच्छा है या बुरा है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है, किसी के थॉट अच्छे हैं या नहीं है, क्रियाएं, एक्टिविटीज सही है नहीं है, परिस्थितियों के दो चीजें, अच्छा, महत्वपूर्ण व वांछनीय होने अथवा खराब, महत्वहीन व तिरस्करणीय के बारे में निर्णय करते हैं। जैसे सामाजिक नियम, हमने कहा कि समाज में हमको केवल वैयक्तिक स्वार्थ के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, समाज की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रहा है तो वो क्या हो गए, उसके लिए मूल्य क्या है, हाँ वो अच्छा है, महत्वपूर्ण, वांछनीय है वो मूल्य। अगर कोई वैयक्तिक स्वार्थ देख रहा है तो खराब है, महत्वपूर्ण है, तिरस्करणीय। यानी कि उन चीजों को मूल्य के द्वारा मापा जाता है जिसके द्वारा हम किसी को अच्छा कह सकें या किसी को बुरा कह सकें। जैसे अगर कोई व्यक्ति सच्चा बोलता है, वो सत्य बोलता है, हम कहेंगे कि ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ठीक है, क्यों क्या है, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसा पर चलते हैं, ये बहुत सारी चीजें। अगर कोई झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं तो हम वहां पर कहेंगे कि वह थोड़ा सा खराब है। समझ रहे हैं आप बात को? तो फिलहाल यही वैल्यूज है कि हमारी क्या वैल्यूज हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा मैथ्यू अर्नाल्ड, देखिए ये छोटी छोटी डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती हैं, ध्यान दीजिए। इन्होंने क्या कहा, मूल्य जीवन के वे आदर्श हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या श्रेष्ठ और क्या अनुकरणीय है। समझ गए होंगे आप। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्य जीवन के वे आदर्श हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि क्या श्रेष्ठ और क्या अनुकरणीय है। अनुकरणीय मीन्स पालन करने योग्य, किसी से अपनाने योग्य, ठीक है। जॉन डीवी साहब क्या कहते हैं, देखिए साहब, जॉन डीवी साहब कहते हैं मूल्य वे प्राथमिकताएं हैं जो व्यक्ति या समाज अपने अनुभवों के आधार पर तय करता है और जो उसके व्यवहार को संचालित करती है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, अगर मैं हर एक को समझाने लगूं तो हमारी वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, देखिए, मूल्य वे आदर्श हैं जो मनुष्य के जीवन को पवित्र, नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है साहब एग्जाम में, मूल्य के संदर्भ में यह कथन, जैसे डैश करके, मूल्य वे आदर्श हैं जो मनुष्य के जीवन को पवित्र, नैतिक और मानवतावादी दृष्टिकोण से परिपूर्ण करते हैं। मूल्य के संदर्भ में यह कथन किसका है, मूल्य शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जी है, ठीक है। ये इतनी सारी जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कोई एक बुक में नहीं दी रहती, हमने अलग अलग बुक से इनको ढूंढा है। आप लोगों को कलेक्शन अगर मिल रहा है तो आप कम से कम वीडियो को सुन सकते हैं लास्ट तक। अब देखिएगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है साहब। महात्मा गांधी जी ने कहा, मूल्य जीवन का आधार हैं जो मानव को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो क्या है वैल्यूज, हमारी जो वैल्यूज है ना, कहते हैं हम आपके अंदर क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे डायरेक्ट वैल्यू नाम से ही कि हमारे कुछ आदर्श, जिसको बोले कुछ नियम, जिनसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं और वह हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करने योग्य हों, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि समाज उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो आगे चलते हैं साहब, फिर से कुछ और डेफिनेशंस हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रही होंगी, इसलिए मैंने इतनी सारी यहाँ पे डेफिनेशंस आप लोगों को यहाँ पे दिख रही हैं। तो देखिएगा हेनरी सू इन्होंने क्या कहा है, ये वो कहते हैं मूल्य वे सिद्धांत हैं जो जीवन को व्यवस्थित और समाज को स्थिर बनाने में सहायक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तो आदर्शवादी थे, मूल्य वे गुण हैं, दर्शन से रिलेटेड थे, फिलोसॉफी से। तो मूल्य वे गुण हैं जो जीवन को उच्च उद्देश्य प्रदान करते हैं और मनुष्य के आचरण को सत्य, न्याय और सदाचार की ओर प्रेरित करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले महात्मा गांधी जी की उसमें क्या देखा, सत्य, अहिंसा और करुणा, इनकी उसमें ऐसे याद रख लेना, सत्य, न्याय और सदाचार की ओर प्रेरित करते हैं, यानी कि वे गुण हैं जो जीवन को उच्च उद्देश्य प्रदान करते हैं, ठीक है साहब। नेक्स्ट चलते हैं सर, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। 13 नंबर की डेफिनेशन है, मूल्य शब्द पदार्थ के आंतरिक गुण का नाम है जिसके कारण लोक जीवन में उसका महत्व या मान होता है। तो मूल्य शब्द पदार्थ के आंतरिक गुण का नाम है। तो मैंने यहाँ पे जब मैं डेफिनेशन को मैंने वहाँ पे स्टडी कर रहा था, मैंने कहा पदार्थ से कैसे आगे, तो वस्तु में भी मूल्य होते हैं। दूसरा पदार्थ यानी कि मैटर, एवरीथिंग दैट हैज मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, यानी कि जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं उनको पदार्थ कहते हैं। तो मैंने कहा भाई हम जो मनुष्य हैं हमारा भी कुछ डेफिनेट मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जब हम कहीं पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, हम भी एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पे स्थान घेरते हैं, तो हम भी तो पदार्थ हैं, ठीक है। तो इसमें वस्तुएं भी आ गई, मनुष्य भी आ गए। देखिए कितना बढ़िया वर्ड यूज करा है कि मूल्य शब्द पदार्थ के आंतरिक गुण का नाम है जिसके कारण लोक जीवन में उसका महत्व या मान होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी, ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 स्टार बना रखे हैं। तो क्या है 5 स्टार जरा देखें। ब्रिटिश उपन्यासकार, कवि, साहित्यिक आलोचक और धर्मशास्त्री C.S. लुइस, यानी कि C.S. लुइस कौन है, ब्रिटिश एक उपन्यासकार है, कवि है, साहित्यिक आलोचक है और धर्मशास्त्री। ये C.S. लुइस साहब क्या कहते हैं जरा देखिए। ये कहते हैं मूल्यों के बिना शिक्षा, चाहे वह कितनी भी उपयोगी क्यों ना हो, मनुष्य को एक चतुर शैतान बनानी प्रतीत होती है। देखिए अगर आयोग में जो है पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट होंगे, अगर वो किसी बुक में, ठीक है,
इस डेफिनेशन में देखें या मूल्य के बारे में CS लुईस साहब का ये स्टेटमेंट देखें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कभी ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है? हमें भी तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी तो एक आभास होता है ना, देखिए हमारे एग्जाम में ना आए, कभी आगे आ जाए या इसी एग्जाम में आ जाए, ठीक है, वो पेपर सिलेक्शन पे डिपेंड करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाए हैं मैंने, हमारे एग्जाम पे नहीं आया लेकिन आगे कभी आ सकता है। आप दिमाग में जरूर रखें, CS लुईस साहब ने कहा है मूल्यों के बिना शिक्षा चाहे वह कितनी भी उपयोगी क्यों ना हो, मनुष्य को एक चतुर शैतान बनानी प्रतीत होती है। नेक्स्ट साहब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं मूल्य संकल्पना पर। तो देखिए मूल्य संकल्पना में मुख्यतया 3 घटक होते हैं। ये यही पूछ लेता है मूल्य संकल्पना के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 2 घटक, 3 घटक, 4 घटक, 5 घटक। तो 3 घटक मुख्यतया माने गए हैं। एक होता है ऐषणा, एक विवेक, एक स्वतंत्र। ऐषणा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इच्छा, विवेक तथा क्रिया ये तीनों ही चेतना के आयाम है। मूल्य संकल्पना में यानी कि इच्छा होती है, विवेक होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने मूल्यों का अनुसरण करें। जैसे मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन के कुछ नियम बनाऊं कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, ठीक है, ईमानदारी पे हम चलेंगे, हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे अपनी ड्यूटी पर, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो इच्छा के अनुसार जैसा मनुष्य चाहेगा, जैसी उसकी इच्छा होगी तो वो उस टाइप के तरीके से मूल्य को अपनाएंगे। ऐसी विवेक अपना मतलब विवेक एक सोचना, ठीक है, थिंकिंग, और क्रिया यानी कि उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी, ठीक है, या फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता। तो अब इसके बाद से आगे देखते हैं साहब मूल्य की प्रकृति। मूल्य की क्या प्रकृति होती है, जरा देखिए। मूल्य की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित 3 मत हैं। अब तीनों मतों के अंदर आप बहुत ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा, यह कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, यह मूल्य की कौन सी प्रकृति से संबंधित। तो पहली जो प्रकृति है साहब आत्मनिष्ठ मत कहते हैं इसमें। इस मत के अनुसार मूल्य जो है इच्छा, रुचि, पसंद, मेहनत करने, संकल्प शक्ति, कार्य तथा संतोष जैसे बहुल कारकों पर निर्भर करते हैं। मूल्य इन पर डिपेंड करे, ठीक। अर्थात मूल्य के लिए व्यक्ति की इच्छा आवश्यक होती है, तो उसे अपनाने के लिए रुचि का होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आत्मनिष्ठ मत व्यक्ति के भीतर ही मूल्य का स्रोत मानता है। यानी कि इसका आत्मनिष्ठ मत का मतलब मूल्य ये हुआ कि हमारे अंदर से ही हमारे जो विचार आएंगे, जो रुचियां होंगी, जो इच्छाएं होंगी, उसके अनुसार जो हम मूल्यों को अपनाते हैं उसको मूल्यों के आत्मनिष्ठ मत कहा जाता है। समझ गए? यानी कि आत्मनिष्ठ मत व्यक्ति के भीतर ही मूल्यों का स्रोत मानता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए साहब वस्तुनिष्ठ मत में क्या होता है। इस मत के अनुसार मूल्य व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, बल्कि व्यक्ति में निहित नहीं होते हैं। देखिए पहले क्या था, आत्मनिष्ठ मत का मतलब कि आत्मनिष्ठ मत व्यक्ति के भीतर ही मूल्य का स्रोत मानता है, व्यक्ति स्वयं से ही अपने मूल्यों को बनाता है, जो उसकी आत्मा कहती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ मत कह रहा है कि मूल्य जो होते हैं व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि बल्कि व्यक्ति में निहित नहीं होते, यानी कि व्यक्ति उनको कहीं से अर्जित करते हैं। तो देखिए इसमें साफ लिखा है मूल्य अर्जित होते हैं अथवा इन्हें सीखा जाता है, ग्रहण किया जाता है, मूल रूप से अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है मूल्य अर्जित होते हैं समाज से या कहीं से भी, वातावरण से, मूल्य अर्जित होते हैं अथवा इन्हें समाज से कहीं से भी कहा है सीखा जा सकता है, ग्रहण किया जाता है। यह मूल्य की कौन सी प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो वहां आ जाएगा एक ऑप्शन आत्मनिष्ठ मत, वस्तुनिष्ठ मत, अपेक्षिकी मत। तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ मत हो जाएगा। समझ गया? क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं, ठीक। अब देखिएगा अपेक्षिकी मत ये क्या होता है। देखिए इस मत के अनुसार मूल्य व्यक्ति तथा उसके वातावरण के मध्य संबंध है, मूल्य भावना एवं तर्क का मिला जुला रूप है। इसमें सीधे कहा जाता है कि उसके वातावरण के साथ संबंध है, तो ये अपेक्षिकी मत हो गए। तो इनमें भी आपको समझ में आ गया। तो ये 3 क्या होती है, मूल्य की प्रकृति। अब आता है साहब मूल्य आधारित शिक्षा, यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो देखिएगा साहब मूल्य आधारित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो छात्रों में नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। तो कैसी शिक्षा पद्धति, जिसमें हम छात्रों को मोरल्स सिखाएं, नैतिक मूल्य, आदर्श और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को केवल
एकेडमिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, व्यवहार और समाज के प्रति जिम्मेदारी को विकसित करता है। यानी कि मूल्य का मतलब आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे, जहां पर छात्रों को नैतिक मूल्य दिए जाए, समाज में कैसे नियम किया जाता है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये सभी भी हम आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं, छात्रों को ये सिखाया जाए कि उनकी पर्सनैलिटी कैसा होना चाहिए, उनके व्यवहार कैसे होने चाहिए और समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये जिसमें सिखाई जाती है उसे हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। अब देखिए साहब, मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य, यहां से आपको पूरा मूल्य शिक्षा समझ में आने लगेगी। तो मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य सबसे पहला है साहब, नैतिक मूल्यों का विकास करना। इसका मतलब छात्रों में, ये जब जो सब चीजें लिखें छात्रों के लिए लिखें, तो छात्रों में सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और ईमानदारी जैसे मूल्यों को सिखाना, यह मूल्य शिक्षा का एक उद्देश्य। दूसरा देखिए, व्यक्तित्व निर्माण, यानी कि आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और अनुशासन को बढ़ावा देना। ठीक है। तीसरा देखिए साहब, समाज के प्रति जिम्मेदारी, यानी कि समाज में सह अस्तित्व और सहयोग की भावना पैदा करना। सह अस्तित्व में साथ में रहें, सहयोग में साथ में मिलजुल करके काम करें। ठीक, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। इसके बाद से नेक्स्ट देखिएगा साहब, सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये बहुत अच्छा एक उद्देश्य है। यानी कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कभी भी हम, जैसे हम अगर अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे वीडियो में पूरा सुन रहे होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छा मूल्य है। जिस मूल्य, देखिए ना, हमने यहाँ पे पढ़ा आत्मनिष्ठ मत, मतलब उसमें मूल्य स्वयं से आते हैं। हमने वस्तुनिष्ठ मत में क्या कहा, मूल्य अर्जित होते हैं दूसरे से कहने के, किसी को सुन के, किसी को देख करके। वस्तुनिष्ठ मतलब हम वातावरण से सीखते हैं आपस में। तो यहाँ पर जो ये तीनों आता है, मूल्य हम तीनों जगहों से सीखते हैं। तो जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण, हम आत्मनिष्ठ मत से, हम कहीं पर भी, हमको अगर कहीं पर निगेटिव काम भी हो रहा है, तो वहां पर भी अगर हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव सोच हमको रखनी चाहिए कि हम उसमें बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेना। समझ रहे हैं आप? तो जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बार बार ऐसे थॉट आएंगे, क्या मेरा इससे सेलेक्ट, क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा, इतना पढ़ पाऊंगी, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मेरी तो तैयारी ही सही नहीं हो रही है। ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हिट करते हैं और हर किसी को हिट करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके बाद से देखिएगा आध्यात्मिक जागरूकता। आध्यात्मिक जागरूकता का मतलब है कि आत्मचिंतन और आत्मज्ञान को प्रोत्साहित करना। ठीक है। सेवा एवं समर्पण का भाव विकसित करना, यानी कि छात्रों में समाज एवं राष्ट्र के लिए सेवा एवं समर्पण का भाव विकसित करना, यह भी मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य आपके जो एकेडमिक है उसके से थोड़ा सा हटके हैं सब। ठीक है, अलग से, तो पढ़ाई तो है ही पुस्तकीय ज्ञान। अब देखिए सांस्कृतिक विकास, हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक विकास और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रचार प्रसार करना, ये भी मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक विकास, देखिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित दिनचर्या का पालन करने का ज्ञान छात्रों को प्रदान करना। जैसे देखिएगा यहाँ पे मेंशन है, जैसे प्रातःकाल जल्दी उठकर व्यायाम करना, योग करना, रोज स्नान करना आदि। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखे, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, मूल्य के संबंध में दार्शनिकों के विचार। दर्शन के आधार पे जो हम मूल्य मीमांसा पढ़ते हैं ना, तो किसने क्या कहा है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो प्लेटो साहब के दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, वहां पूछ लेगा मूल्य के संबंध में यह कथन किसका है। तो देखिए साहब, प्लेटो साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मूल्य बुद्धि ग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। अर्थात मूल्य को बुद्धि, ज्ञान, विवेक के आधार पर ग्रहण किया जा सकता है। आपको सीधे पूछ लेगा कि मूल्य बुद्धि ग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ, यह कथन किसका है? तो प्लेटो साहब ने कहा। ठीक। दूसरा प्लेटो साहब ने क्या कहा है, मूल्य निरपेक्ष नित्य स्वरूप सत विषय है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा ऐसे ही कांट के अनुसार, कांट महोदय ने क्या कहा है, देखिए इन्होंने कहा कम से कम दो नैतिक मूल्य हैं जो स्वयं के अस्तित्व में जड़े जमाए हुए हैं,
ये हैं व्यक्ति और नैतिक नियोग, अर्थात व्यक्ति और उसके भीतर निहित गुण जो उसकी प्रकृति का हिस्सा होते हैं। दो मूल्य कहा, यानी कि मूल्य क्या होते हैं कहा कि कम से कम दो होते हैं। एक स्वयं व्यक्ति को कह दिया आपने मूल्य, और एक नैतिक नियोग। नियोग का मतलब है व्यक्ति के भीतर निहित गुणों को। ठीक है, अब तीसरा देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने क्या कहा देखिए मूल्य के संदर्भ में। इन्होंने कहा चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। तो आपसे क्या आएगा, मूल्य के संदर्भ में चरित्रवान बनो, ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख के, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। यह कथन किसका है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनके गुरु थे। अगला देखिए, महात्मा गांधी, इन्होंने मूल्य के संदर्भ में क्या कहा? ज्ञान का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। ऐसी देखिए सी राजगोपालाचारी, ठीक है, इन्होंने कहा चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा से संभव है और उसी के आधार पर राष्ट्र का विकास संभव है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी सब क्या है, ये आपको सब ध्यान में रखना है साहब। इसके बाद से हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिएगा साहब, मूल्यों का वर्गीकरण। अब हम मूल्य को कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में है ना वैयक्तिक और सामाजिक मूल्य, थोड़ा सा हम वर्गीकरण देखते हैं, फिर हम हर मूल्य को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब मूल्यों के वर्गीकरण में देखिए साहब, मूल्यों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। पेरी, ये नाम आपको याद रखना है, पेरी। तो पेरी ने मूल्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक आदि श्रेणी में विभाजित किया है। आदि का मतलब कुछ और भी हो सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मूल्यों को ऐसे पूछेगा, मूल्यों को सकारात्मक, नकारात्मक, विकासवादी, वास्तविक मूल्यों के आधार पर किसने विभाजित किया? तो वहां कुछ नाम होंगे, ध्यान रखना, सकारात्मक, नकारात्मक, ये सब पेरी। ठीक है, दूसरा देखिए, आलपोर्ट और वर्नन ने मूल्यों को स्प्रेंगर के वर्गीकरण के आधार पर 6 श्रेणियों में विभक्त किया है। देखिए जिस बुक से मैंने लिखा उस बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ इसमें। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देखते हैं। देखिए बुक से क्या लिखा था बुक में कि आलपोर्ट और वर्नन ने मूल्यों को स्प्रेंगर के वर्गीकरण के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। आलपोर्ट और वर्नन ने कह रहे विभक्त, और वर्गीकरण स्प्रेंगर का कह रहे हैं। मैं बड़ा कंफ्यूजन हुआ। तो यहां से मैंने यह सोचा कि आलपोर्ट और वर्नन ने कितने में अगर बांटा आ जाए मूल्यों को, तब भी हम 6 कह देंगे। स्प्रेंगर ने कितने वर्गीकरण किया, तब भी हम 6 कर सकते हैं। देखिए अब हम बुक से कहीं से हम उसको उठा रहे हैं, बुक में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही तो उसका अर्थ लगाएंगे। स्प्रेंगर साहब का वर्गीकरण अगर आ जाए 6, आलपोर्ट और वर्नन ने कितने श्रेणियों में बांटा, हम 6 कह देंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आप भी मत होना। तो देखिए, तो किस श्रेणी में बांटा इन्होंने जनरली? मूल्य तो बहुत सारे हैं, फिर भी सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, चौथा सामाजिक मूल्य, पांचवा राजनीतिक मूल्य, छठा धार्मिक मूल्य। नाम आपसे नहीं पूछेगा तो ये पूछ लेगा कितने श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है साहब, अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे लिखा है शर्मा, अंजना तथा जेई टर्नर ने मूल्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? एक अमूर्त मूल्य, दूसरा मूर्त मूल्य। अमूर्त मूल्य में ने वस्तुगत रुचियां कहलाती हैं। अमूर्त मूल्य किसे कहते हैं? वस्तु के आधार पर रुचियां। और मूर्त मूल्य में से विचारगत रुचियां, विचार के आधार पर। ठीक है, अगला देखिए साहब, सिंह अरवन ने मूल्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। सिंह अरवन ने, ये आप ध्यान में रखें, ये पूछे जा सकते हैं, तो आयोग ऐसे क्वेश्चन उठाता है, इसने कितने श्रेणियों में बांटा। तो सिंह अरवन ने, पहले के पेपर में भी आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंह अरवन साहब ने एक जैविकी मूल्य, एक पराजैविक मूल्य और एक सामाजिक मूल्य बताए। जैविकी मूल्य में ये क्या कहते हैं? इसमें शारीरिक, आर्थिक और मनोरंजन संबंधी मूल्य का जो संग्रह होगा उसको जैविकी मूल्य कह दिया सिंह अरवन साहब ने। पराजैविक मूल्य में इस श्रेणी में बौद्धिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक मूल्य आते हैं कहा। और सामाजिक मूल्य में इसमें चरित्र तथा परस्पर प्रेम के मूल्य आते हैं। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, इस वर्गीकरण के अतिरिक्त भारत में एनसीईआरटी ने जो मूल्यों की सूची जारी की है वह बड़ी लंबी है तथा दर्शाए गए मूल्यों की सूची में 83 मूल्य बताए गए हैं। 83
ठीक है। अब इसमें इस लंबी सूची का श्रेणीकरण किया जाना आवश्यक है। यह श्रेणीकरण यानी कि इनको हम थोड़ा सीरीज में लगा दें, ऐसी बात हो रही है। यह श्रेणीकरण वैयक्तिक, शैक्षिक, सामाजिक, चारित्रिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अगर यहाँ से आए, इसमें करेक्शन भी हो सकता है। 83 मूल्यों की सूची अभी बनाई है, हो सकता है आगे कुछ अपडेट हो जाए एग्जाम टाइम पे। कम चांसेज हैं, अगर आ गया कभी तो फिर भी आप ध्यान में ऐसे रखें। ठीक है, अब मूल्यों का वर्गीकरण वही चल रहा था, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग हो गई है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखिए, मूल्यों का वर्गीकरण फिर से अब हम इसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हमने किसने कितनों पे बांटा उसको देखा। तो मूल्य एक नहीं अनेक हैं। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, जब आप पेपर देखेंगे, मुझे अभी याद आ रहा है, मूल्यांकन के क्षेत्र है आया था क्वेश्चन। सीमित, असीमित, अभी हम मूल्यांकन को भी आगे अपलोड करेंगे वीडियो। विस्तृत, तो उसका आंसर था विस्तृत, मूल्यांकन के क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे ही यहाँ पर आ सकता है मूल्य सीमित है। क्या सीमित है मूल्य? मूल्यों की कोई सीमा नहीं है। तो क्या है? मूल्य एक नहीं अनेक हैं। ठीक है, जीवन व्यवहार के जितने क्षेत्र हैं उतने मूल्य बन जाते हैं। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से मूल्यों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, अब हमारे जो सिलेबस है उसमें जो मूल्य है उसका पहला मूल्य आ गया यहाँ पर वैयक्तिक मूल्य। जरा वैयक्तिक मूल्य क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के मूल्य ही वैयक्तिक मूल्य है। देखिए, वैयक्तिक मूल्य समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जीवन के जो मूल्य हैं उन्हीं को वैयक्तिक मूल्य कहते हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग मूल्य हो सकते हैं, अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं हर व्यक्ति के। तो देखिए, वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आ गई वो लाइन। अब देखिए, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस मूल्य को चुने और किसे नहीं, किसे अपने जीवन में महत्व दे और किसे नहीं। क्यों? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना, जब हम कक्षा में शिक्षण करते हैं, बालक भी, सबकी रुचियां अलग अलग होती है। तो ऐसे मूल्य भी, वैल्यू भी सब अलग अलग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो उसको सही लगे। आगे देखिए, वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा तथा आवश्यकता पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वैयक्तिक मूल्य के संदर्भ में कौन सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि वैयक्तिक मूल्य के संदर्भ में कौन सही नहीं है। तो एक तो हो जाएगा वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। वैयक्तिक मूल्य प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा तथा आवश्यकता पर निर्भर होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे तीसरा हो जाएगा जो आगे स्टेटमेंट लिखा है, वैयक्तिक मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति समाज से सामाजिक सामंजस्य स्थापित करता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाएगा वैयक्तिक मूल्य का समाज से कोई संबंध नहीं है। नहीं, समाज से संबंध होता है। वहां पर आज हम ये गलती कर सकते हैं कि वैयक्तिक मूल्य जो है पर्सनल है, उसका समाज से कोई लेना देना है। जबकि क्या हो जाएगा, वही सही आंसर है। मूल्य, वैयक्तिक मूल्य के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है कहेगा। तो ये तो सही है कि जब वैयक्तिक मूल्य उसके अच्छे होंगे किसी के, तभी तो समाज से सामंजस्य कर पाएगा। वैयक्तिक मूल्य अगर समाज में एक्सेप्ट करने लायक होंगे तभी तो समाज से सामंजस्य होगा ना। अब समाज से संबंधित क्यों नहीं होंगे? संबंधित तो होंगे। ठीक है, उस अगर वो अच्छे होंगे तो समाज उनको एक्सेप्ट करेगा उस व्यक्ति को, यदि नहीं होंगे तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन समाज से संबंधित तो होंगे ही ना उसके मूल्य। एक पॉजिटिव वे में हो सकते हैं, निगेटिव वे में। समझ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि हम खाली पढ़ दे रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसी से आप इतने दिमाग को विकसित करिए, क्वेश्चन कैसे करके फ्रेम कर सकता है आगे जो वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। चलिए साहब आगे, वैयक्तिक मूल्यों का संबंध वैयक्तिक गुणों से होता है। ये गुण ही व्यक्ति के व्यवहार का अंग बनकर मूल्य बन जाते हैं। यानी कि व्यक्ति में जो गुण होते हैं वही मूल्य बन जाते हैं। जैसे देखिए, वैयक्तिक मूल्य में परिश्रम, कोई बहुत अधिक परिश्रम करता है। स्वाध्याय, किसी को सेल्फ स्टडी करने की बहुत अधिक आदत है। स्पष्टवादिता, क्योंकि स्पष्टवादी सिद्धांत होते हैं। किसी में सहनशीलता है, बहुत अच्छे सहनशीलता है। किसी में नहीं है, जिसमें है वो उनका एक अच्छा मूल्य है। धैर्य है, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता। समयबद्धता, पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअल है। ईमानदारी, आशावादिता आदि है। समझ गए? ये जो गुण है वो वैयक्तिक गुण है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नंबर 2, पारिवारिक मूल्य। तो देखिए, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, हम सभी को पता है। बच्चा परिवार से ही अनेक मूल्यों को ग्रहण करता है। ठीक हो गया। पारिवारिक मूल्य में परिवार समाज की छोटी इकाई है। परिवार में मैत्री, करुणा, समायोजन, एडजस्टमेंट, बहुत बड़ा गुण यहाँ से सीखता है बच्चा। मूल्य एडजस्टमेंट, सहयोग, कर्तव्य निष्ठा आदि आधारभूत मूल्य होते हैं।
ये सब बच्चा अपने परिवार से सीखता है। देखिए, पारिवारिक मूल्य के अंतर्गत सबसे प्रमुख बात यह है कि बड़ों का कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को, या अपने से छोटे कहूं मैं यहाँ पर, अच्छी शिक्षा दें, और छोटों का कर्तव्य है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करें। यानी कि अब अभी जैसे हम लोग हैं, हमें अपने माता पिता या दादा दादी जो भी हैं परिवार में, जितने भी हमसे बड़े सदस्य हैं, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिंदगी में मेरा यह मानना है कि हमको कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। यदि हम अपने आप को बड़ा समझने लग जाएंगे तो फिर हम केवल निर्देश देने लग जाएंगे, हम किसी की सुनेंगे नहीं। तो जिंदगी में ये भी अपने आप में एक मूल्य है कि हमको हमेशा छोटा बनकर रहना चाहिए। नंबर 3 देखिए साहब, सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श, नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, कि तो सिलेबस में बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट, वैयक्तिक एवं सामाजिक मूल्य। तो सामाजिक मूल्य क्या है? किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श, नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। समाज के जो नियम हैं, ठीक है, अभी आप आगे समझेंगे कि समाज के ऐसे कुछ नियम हैं किसके द्वारा हमको कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है। आगे पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, समाज आपसी संबंधों का जाल है। सामाजिक मूल्यों का पालन करके सामूहिक जीवन सुखपूर्वक जिया जा सकता है। अब देखिए, सामाजिक मूल्यों में मुख्यतया सत्य, देखिए समाज में सत्य बोलना चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा। हर समाज में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया जाना चाहिए। समाज में जैसे कभी कोई किसी कार्य को एक साथ मिलकर के करना है, यानी कि अगर किसी समाज में 50 लोग जुड़े हैं, 50 लोगों का कोई एक कार्य है, तो उसमें हर व्यक्ति को अपनी कर्तव्य जो है उनके उसको समझना चाहिए। यदि कोई काम है तो अपना सहयोग देना चाहिए। सामंजस्य, एडजस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है आजकल, ठीक है। करुणा, दया की भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, मित्रता की, अहिंसा आदि महत्वपूर्ण मूल्य है। जो सामाजिक मूल्य हैं, ये व्यक्तिगत जो मूल्य हैं वो अपने आप में सामाजिक भी होंगे। अब देखिए, इसके अंतर्गत समाज सहायता, देखिए दया, प्रेम, सहानुभूति और मानव जाति की सेवा करने की भावना को सम्मिलित करते हैं। तो ये सामाजिक मूल्य आया। सामाजिक मूल्य हमारे सिलेबस में बहुत डिटेल में है, इसलिए मैंने यहाँ पर जब तैयारी कर रहा था तो उसमें कुछ और भी डेफिनेशन लिखी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग ध्यान में रखें। देखिए, सामाजिक मूल्य के अंतर्गत मापदंड या सामाजिक प्रतिमान की परिभाषा, कि समाज में कुछ मापदंड होंगे ना, या सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। तो देखिए, किंग्सले डेविस ने क्या कहा है, इन्होंने कहा सामाजिक मापदंड समाज के नियंत्रक तत्व हैं। तो किसने कहा? किंग्सले डेविस, याद रखिए। किम्बाल यंग, इन्होंने क्या कहा? सामाजिक आदर्श नियम समूह की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं। यानी कि सामाजिक के आदर्श नियम जो होते हैं उस समूह की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं हैं। वीरस्टीड महोदय ने क्या कहा? देखिए, बहुत इनमें 2-3 कथन है इनके। जहां प्रतिमान नहीं वहां समाज भी नहीं। किसने कहा? वीरस्टीड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी लाइनें बहुत पूछी जाती है। अगला देखिए, सामाजिक प्रतिमान सामाजिक संगठन का वास्तविक आधार है। ये भी किसने कहा है? वीरस्टीड साहब ने कहा है। अगला देखिए, सामाजिक आदर्श नियम संक्षेप में कार्य प्रणाली की प्रभावित प्रणाली है और कार्य करने का तरीका जो हमारे समाज को मान्य है। यानी कि सामाजिक आदर्श नियम यानी कि समाज का कार्य करने का तरीका जो समाज को मान्य है, ठीक है। फिर अगला है, सामाजिक मापदंडों को सामाजिक व्यवहार को मापने के पैमाने के रूप में माना है। यानी कि सामाजिक मापदंड क्या है? सामाजिक व्यवहार को मापने का एक पैमाना है। समझ गए? ये सब सामाजिक मूल्य के अंतर्गत ये बातें कही गई हैं, ध्यान में रखिए। इसके बाद है साहब टॉयलर, इन्होंने क्या कहा? तार्किक प्रयोगात्मक विधि का परिष्कृत नाम ही सामाजिक मापदंड का आदर्श नियम है। तो ये सब आपको अपने ध्यान में रखने हैं साहब, ठीक है। ये सामाजिक मूल्य को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। इसके बाद से अगला मूल्य देखिए, जैसे आर्थिक मूल्य। अब आर्थिक मूल्य बहुत बड़ा मूल्य है अपने आप में। क्या आता है इसमें? देखिए, समस्त समाज की कार्य प्रणाली आर्थिक मूल्य पर आधारित है। ठीक हो गया, पूरी समाज की कार्य प्रणाली ही आधारिक मूल्य पर आधारित है कहा जा रहा है। आर्थिक मूल्य से तात्पर्य उचित तरीके से मुद्रा एवं धन एकत्र करने की प्रवृत्ति से है। आर्थिक मूल्य से तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान से देखिए, उचित तरीके से मुद्रा एवं धन एकत्र करने की प्रवृत्ति है।
कौन सा उचित तरीका, प्रॉपर, यानी कहीं पर भ्रष्टाचार ना हो, घूस ना हो, बड़े बड़े अधिकारी, कभी कभी छोटे छोटे हम देखते हैं अक्सर, सभी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, कहीं कहीं पर अपवाद स्वरूप ना, एक्सेप्शन, छोटी छोटी धनराशि के चक्कर में वह अपने आर्थिक मूल्यों को खो बैठते हैं, इतना ही मैं कहूँगा। आगे देखिए, जीवन का यह क्षेत्र बहुत ही नाजुक है, लिखा भी है, देखिए जीवन का यह क्षेत्र बहुत ही नाजुक है, जहां व्यक्ति स्वार्थ के कारण अपने मूल्यों यानी कि आर्थिक मूल्य को खो बैठते हैं। जो मेरे दिमाग मुंह से भी आया जो मैंने पढ़ा नहीं इसको, मैं आपसे कहूंगा, जो मेरे मुंह से निकला वही यहाँ पे लिखा भी है कि अपने आर्थिक मूल्यों को खो बैठते हैं। अतः आर्थिक क्षेत्र में प्रामाणिकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है। तो आर्थिक मूल्य भी आप साफ समझ गए होंगे। इसके बाद से देखिए पर्यावरणीय मूल्य, पर्यावरण की रक्षा करना ही पर्यावरणीय मूल्य है। इसके अंतर्गत पेड़ों को न काटना, प्रदूषण न करना, पेड़ लगाना आदि अनेक कार्य शामिल हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तो ये पर्यावरणीय मूल्य हो गए। जो मूल्य शिक्षा की बात हो रही है, ये सब छात्रों को सिखाना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत संस्कृति की रक्षा करना शामिल होता है। सांस्कृतिक मूल्य का अर्थ है संस्कृति की भागीदारी और अस्तित्व को बनाए रखना। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हमारे सिलेबस में दो चीजें और हैं। मूल्य ह्रास के कारण, कि मूल्य आखिर छात्रों में या नवी जो नवीन पीढ़ी आ रही है इसमें मूल्यों की क्यों इन चीजें ह्रास हो रही है, क्यों इनकी कमी हो रही है। ह्रास मीन्स कमी, ठीक है। और शिक्षक की क्या भूमिका होगी उसमें, या शिक्षा की क्या भूमिका होगी, ठीक है। तो मूल्य ह्रास के कारण देखें, वर्तमान युग विज्ञान का युग है जो हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित कर रहा है, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप हम बार बार देखते हैं। तो देखिए आज आधुनिकता एवं बदलते परिवेश के द्वारा व्यक्ति की भावनाओं, विश्वास, आवश्यकताओं एवं मूल्यों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। इस भौतिक युग में मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं, जिसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण देखिए एकल परिवार लिखा है। जरा ध्यान से यहाँ पे देखना क्या लिखा है। देखिए पुराने समय में संयुक्त परिवार में, पहले के समय में, लेकिन अभी भी कहीं कहीं संयुक्त परिवार है लेकिन बहुत कम रह गए हैं। पुराने समय में संयुक्त परिवार में घर के बुजुर्ग बच्चों को विभिन्न प्रसंगों एवं कहानियों के माध्यम से मूल्य शिक्षा देते थे। जैसे दादा दादी, ये क्या कहते हैं मूल्य, यानी कि हमको ऐसा करना चाहिए, नैतिक शिक्षा की कहानियां सुनाते थे, ये बात हो रही है। संयुक्त परिवार में भी सभी सदस्यों के प्रेम, आदर, सम्मान, सुरक्षा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, एक दूसरे के प्रति अपनापन आदि का प्रभाव भी बच्चों पर पड़ता था। क्यों, तो संयुक्त जो परिवार होते हैं इनमें प्रेम, आदर, सम्मान, सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति सभी लोग अपने अपने कर्तव्य निष्ठता समझते हैं, एक दूसरे के प्रति अपनापन रहता है संयुक्त परिवार में, उसका असर बच्चों पर पड़ता था। तो वर्तमान में क्या है, अब देखिए वर्तमान में एकल परिवार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जहां माता पिता बच्चों को उचित समय तक नहीं दे पा रहे। समय अगर माता पिता नहीं दे पाएंगे तो और लोग तो है नहीं, ठीक है, जो जैसे चाचा ताऊ बहुत सारे हैं फैमिली के, संयुक्त परिवार है नहीं, जॉइंट फैमिली। माता पिता ही समय नहीं दे पा रहे तो कहाँ मूल्य शिक्षा छात्रों को मिल पाएगी, इसलिए मूल्यों में कमी आ रही है। दूसरा देखिए मोबाइल व इंटरनेट, इसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन ज़्यादा बोल के कुछ फायदा नहीं है। शॉर्ट में लिखा है इसलिए मैंने भी शॉर्ट में बोल देते हैं। देखिए मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों को देखकर किशोरों एवं नवयुवकों को आपराधिक प्रवृत्ति में संलग्न होने की संभावना बढ़ती है। ये मोबाइल में इंटरनेट का दुष्प्रयोग हुआ ना, लेकिन उसका अच्छा प्रयोग भी तो है। उसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी आप सभी लोग मेरे इस लेक्चर को जो सुन रहे होंगे तो मोबाइल के माध्यम से तो सुन रहे होंगे, इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे होंगे, तो उसका अच्छा यूज भी है। यहाँ पर थोड़ा मूल्य ह्रास में पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। बाकी देखिए मूल्य ह्रास की कमी के कारण, मैंने इनके बारे में डिटेल में नहीं लिखा, आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। देखिए मूल्य ह्रास की तो छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है ये वाला। तो देखिए नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य विषय न बनाया जाना, मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। क्योंकि नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा को भी आज के इस युग में अब पाठ्यक्रम में विषय बनाना चाहिए और इसका पेपर होना चाहिए। जब तक छात्र इसके पेपर नहीं देंगे, इस पर आंसर नहीं लिखेंगे, तब तक वो मूल्य को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी कि किताबी ज्ञान जो एकेडमिक है उसमें ये भी जरूर शामिल होना चाहिए, नहीं शामिल है इसलिए मूल्य गिर रहे हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, टीवी एवं सिनेमा का प्रचलन, ये देखो अगला, देखो नशे का बढ़ता प्रभाव, अगला बेरोजगारी है, बेरोजगारी यानी कि पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार प्राप्त न हो पाना,
ठीक है, यहाँ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। धार्मिक और आध्यात्मिक पतन, ये सब मूल्य ह्रास के कारण है। सामाजिक और आर्थिक कारण, सांस्कृतिक पतन, ये सब मूल्य ह्रास के कारण है। इसमें ज्यादा समय नहीं ले रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होंगे, जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में उसको टैकल कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे सिलेबस का, इसका ये है शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। शिक्षा के द्वारा मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बहुत तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कुछ हम पढ़ लेते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होंगे। आइए साहब थोड़ा सा इसको करें। तो देखिए, शिक्षा समाज और व्यक्ति के विकास का सबसे सशक्त माध्यम है। यह न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि व्यक्तियों में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास भी करती है। कहा जा सकता है शिक्षा पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का उन्नयन निम्नलिखित तरीकों से होता है। तो शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का उन्नयन किन तरीकों से होता है, जरा देखें। पहला देखिए साहब, नैतिक शिक्षा का समावेश। देखिए, जो अभी मूल्य ह्रास के कारण था वही यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव वे में। तो नैतिक शिक्षा के समावेश में क्या है, देखिए, विद्यालयों और महाविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर बच्चों में सत्य, ईमानदारी, करुणा और सहिष्णुता जैसे गुणों का विकास किया जा सकता है। देखिए, नैतिक शिक्षा का समावेश करना चाहिए पाठ्यक्रम में, तो उससे बच्चों में सत्य, ईमानदारी, करुणा और सहिष्णुता के गुण आ जाएंगे। दूसरा देखिए, शिक्षा कैसे बढ़ा सकती है मूल्यों को? समानता और सहअस्तित्व। देखिए, शिक्षा भेदभाव को समाप्त करके समानता, भाईचारे और सह अस्तित्व के मूल्यों को बढ़ावा देती है। ठीक है, यानी कि समानता का ज्ञान दिया जाएगा छात्रों को। अगला देखिएगा साहब, समाज सेवा के प्रति जागरूकता, यानी कि शिक्षा व्यक्तियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराती है, जैसे समाज सेवा, गरीबों की मदद, पर्यावरण संरक्षण आदि। ठीक है, संस्कृति और परंपरा की समझ। तो देखिए, शिक्षा से बच्चों को उनकी संस्कृति तरफ तथा परंपराओं के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे वे अपने जीवन में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को आत्मसात कर पाते हैं। इसलिए शिक्षकों को ये सब नैतिक शिक्षा भी छात्रों को अपने विषय के अध्यापन के साथ साथ जरूर देनी चाहिए। अगला देखिए साहब, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। शिक्षा व्यक्ति को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है, जिससे वे समाज में बेहतर नागरिक बनते हैं। बेहतर नागरिक बनते हैं तो इससे कौन सा मूल्य का विकास हुआ? सामाजिक मूल्य का। ठीक है, यहाँ पर मेन है अधिकार तो सब लोग जान लेते हैं, कर्तव्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा साहब, सामाजिक समरसता का निर्माण शिक्षा के द्वारा। तो देखिए, शिक्षा जाति, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच समरसता स्थापित करती है। यह समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो शिक्षा के द्वारा ये सब मूल्य बढ़ते हैं। अगला देखिए, आत्म संयम और अनुशासन का विकास, यानी आत्म संयम का मूल्य। तो शिक्षा व्यक्ति में आत्म संयम, अनुशासन और धैर्य का विकास करती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इजीली हैंडल कर लेंगे, यहाँ ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। तो शिक्षा व्यक्ति को, यानी कि शारीरिक मूल्य हो गया यहाँ पर, ठीक है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाती है। यह स्वच्छता और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करती है। तो क्या कर रही है यहाँ पर शिक्षा के द्वारा, मतलब हमने बताया इस प्रकार से हम मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद से देखिएगा साहब आगे, कोठारी आयोग का मूल्य शिक्षा के संबंध में सुझाव। देखिए, ये कोठारी आयोग का था थोड़ा सा, औरों ने भी दिए, राधा कृष्णन आयोग ने भी दिए। ठीक है, जो कोठारी आयोग का सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्यों तो इन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर मूल्य शिक्षा दी जाए, ये इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो मूल्य शिक्षा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर रोचक कहानियों द्वारा, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षकों तथा पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा, तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा प्रदान की जाए। तो यह किसने कहा अगर आ जाएगा, तो यह कहा कोठारी आयोग ने मूल्य शिक्षा के संदर्भ में। ठीक है, यानी इन्होंने कहा मूल्य शिक्षा शिक्षा के सभी स्तरों पर दी जाए। ठीक है साहब, तो आज के इस लेक्चर में हमने यहाँ पर कवर किया मूल्य शिक्षा को, मूल्य शिक्षा के प्रकार, वैयक्तिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मूल्यों की जो प्रकृति होती है, ठीक है, और मूल्य ह्रास के कारण क्या है, ठीक है, विभिन्न डेफिनेशन,
अलग अलग दार्शनिकों ने मूल्यों पर क्या कहा, शिक्षा मूल्यों का कैसे उन्नयन कर सकती है। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा आज का यह वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर यह आप सभी लोगों को यह मेरा लेक्चर पसंद आए तो साहब आप लोगों का एक लाइक ज़रूर बनता है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों की हमारी ओर से ये नोट्स सभी को हेल्प मिल सके इससे। तो आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।